नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक। देखिए, पहला क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो हम यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा स्थान जो है हमारा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के पास कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र के पास 48 लोकसभा की सीटें हैं। पहला स्थान किसका है दोस्तों? पहला स्थान यूपी का है। यूपी के पास कितनी सीटें हैं? यूपी के पास 80 सीटें हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर कौन सा राज्य है? तो देखो, दूसरे पर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, महाराष्ट्र है। तीसरे पर देखो, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश यहाँ पर अब गलत हो जाएगा। पहले आंध्र प्रदेश सही आंसर था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, है ना, तेलंगाना का नाम का नया राज्य बन गया है, इसलिए आंध्र प्रदेश की अब सीटें रह गई है 25। तो सही आंसर अब आंध्र प्रदेश तो नहीं होगा, तो आंध्र प्रदेश को काट देना पड़ेगा आपको। इसकी जगह अब थर्ड नंबर पर जो आ गया है दैट इज़ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कितनी सीटें हैं? 42। पहले आंध्र प्रदेश की भी 42 ही थी, लेकिन तेलंगाना के अलग होने से अब एपी में कितनी हो गई है? एपी में अब आपके 25 सीटें ही रह गई हैं और तेलंगाना के पास 17 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र है सेकंड नंबर पर और वेस्ट बंगाल है थर्ड नंबर पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो देखो, अनुसूचित जनजाति के जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो हमारा है मध्य प्रदेश के पास है, और वो है 6 सीटें। इसके बाद है झारखंड में है 5 सीटें। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जनजाति की कितनी सीटें रिजर्व्ड है? 3 सीटें। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो बी, लद्दाख। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 95, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर निर्वाचित वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। निर्वाचित सदस्य 543 थे, अभी भी 543 है, पहले भी 543 ही थे, 543। क्यों? देखिए, लेकिन टोटल जो संख्या थी वो पहले कितनी थी? 545। ठीक है, उसमें से 2 सदस्य क्या किए जाते थे? मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, जिसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, 25 जनवरी 2020 के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अभी जो टोटल संख्या है वो कितनी रहेगी हमारे पास? 543। टोटल संख्या चेंज हो चुकी है। निर्वाचित तो 543 ही थे, पहले 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, जो कि अब ख़त्म कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक तक कार्य किया है? तो देखो दोस्तों, 5वीं लोकसभा, ठीक है दोस्तों, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, ठीक है ना, उन्होंने 5 वर्षों से अधिक, इसमें थोड़ा सा डिस्कस अपन कर लें तो 12 जून 1975, है ना, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 1971 के चुनाव हुए थे उनको अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरीज़ का प्रयोग किया है चुनाव में, अतः उसे अवैध करार दे दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तथा आपातकाल घोषित कर दिया, जो कि मार्च 1977 तक चला। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक रहा। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो देखिए, हमारे संविधान में प्रधानमंत्री की आयु के लिए अलग से कुछ विवरण नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये चीज़ लिखा हुआ है कि वह लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। और लोकसभा के लिए हमारे जो कम से कम मिनिमम उम्र है वो है 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 साल दोस्तों। राज्यसभा के लिए 30 साल। तो इसमें से अगर 30 और 25 में अपन देखें तो कम से कम क्या है? 25 वर्ष। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 ईयर्स। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी ने 1970 में दिसंबर में अपनी पिछली सरकार को भंग कर दिया था, और वापस 1971 में जब 1971 में चुनाव हुए तो वो बहुत भारी बहुमत से वापस उन्होंने अपनी सरकार बनाई। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? हम जानते हैं दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करता है, तो असली जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? दोस्तों इसका आंसर है 6 महीने। आर्टिकल नंबर 74
5 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्य घोषित किया जाना जरूरी है। वैसे हम घोषित नहीं कर सकते, बट किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ये थे दोस्तों इंडियन पॉलिटी के 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार की स्टडी मटेरियल लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.